बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया है अमरीकी कौम से। उम्मीद की जा रही थी कि बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि अमरीकी सदर ने खुद पहले ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि रात को 9 बजे अमरीकी वक्त के मुताबिक जब मैं खिताब करूँगा तो सबको पता चलेगा कि मैं कितना अजीम आदमी हूँ। तो बहुत बड़े दावे किए डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया तो उसके बाद पूरी दुनिया से जो तज्जिया आ रहा है वो एक ही है। मैंने खुद खिताब सुना, मैं भी इंतज़ार कर रहा था, पता नहीं अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहने वाला है। तो रात गए तक हमने इंतज़ार किया, क्योंकि अमेरिका का और बरतानिया का भी टाइम का फ़र्क है, और पाकिस्तान का और अमेरिका का तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लगभग आधे का फ़र्क है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो खिताब किया उसके अंदर कोई नई बात थी ही नहीं। यानी उस किताब के अंदर कुछ ऐसा नहीं था जिसको आप ये कहें कि ये पहले से हमें नहीं पता था, या डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाला दावा पहले नहीं किया था। पहले ज़रा आप देख लें लुब्बे लुबाब था क्या। ज़्यादा लंबा खिताब नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, जनाब हमने बहुत तबाही फेर दी है ईरान में और बहुत बुरी सूरत हाल पैदा कर दी है। ईरान के सारे लीडर्स मार दिए हैं, उनकी एयरफोर्स बेरिया और उनकी मिसाइल कुव्वत सब तबाह कर दी है। ईरान कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन सकेगा। इससे पहले दुनिया में जो जंगें हुई हैं वो बहुत लंबी लंबी जंगें हुई हैं। वर्ल्ड वॉर 1 कितना अरसा चली, वर्ल्ड वॉर 2 कितना अरसा चली, फिर जो बड़ी बड़ी बाकी जंगें उन सबका उन्होंने हवाला दिया कि वो जंगें कितना कितना लंबा अरसा चलती रहीं। लेकिन हमने एक शानदार मिलिट्री ऑपरेशन सिर्फ 32 दिनों के अंदर मुकम्मल किया है और बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल की हैं। दुनिया और अमेरिका पहले से ज़्यादा महफूज है और पहले से ज़्यादा मजबूत है। ये एपिक फ्यूरी का जो ऑपरेशन है, इसका नाम इन्होंने एपिक फ्यूरी रखा था ऑपरेशन का, जो इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर किया था ईरान के ऊपर। ये शानदार कामयाबियां हैं। अब लगता ये था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप कोई जंगबंदी का ऐलान कर देगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जंगबंदी का ऐलान नहीं भी करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप इसका इशारा दे देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ना तो जंगबंदी का ऐलान किया वाज़े तौर पर, ना कोई उसका ऐसा इशारा दिया जिसकी बुनियाद पर हम आज ये कह सकें कि जंगबंदी होने वाली है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ऐसा लगता है जैसे वो जंग से जान छुड़ाना चाह रहा है। वो कह रहा है जी मुझे बहुत कामयाबियां मिल गई, मैं तो बहुत कामयाब आदमी हूँ और अमेरिका को तो मैंने जितवा दिया है, अमेरिका तो जीत गया है, अमेरिका तो बहुत आगे निकल गया है, हमने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं, बस थोड़े से रह गए हैं, कुछ अर्सा और होगा। फिर मजीद बड़े हमलों का इंदिया भी दिया कि ज़्यादा लीथल अटैक किया जा सकता है अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर। ये उन्होंने इशारा दिया। लेकिन जो असल बात है जिसका दुनिया इंतजार कर रही थी कि शायद कोई जंगबंदी का अनाउंसमेंट हो जाएगा जिससे लोग कहेंगे कि ट्रंप तो बहुत अजीम आदमी है, अपना काम करके निकल गया और क्रेडिट भी नहीं लिया। और दूसरा एक ये तवक्को की जा रही थी कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप नेटो से निकलने का ऐलान कर दे कि जनाब अब हम नेटो का हिस्सा नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वो ऐलान भी नहीं किया। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया। इसकी वजह क्या हो सकती है? कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वो अनाउंसमेंट कैंसिल की जो रात 9 बजे अमेरिका टाइम के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप करने वाला था। तो ऐसा क्या वो कहने वाला था जो माहिरीन है अमेरिका के अंदर उनको 3-4 चीज़ों की तवक्को थी। एक, कुछ लोग ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करेगा कि ज़मीनी अफवाज ईरान में उतरने वाली हैं, लेकिन ये चीज़ ऐलान किए बगैर होनी चाहिए जब भी होगी, असूल भी यही है। दूसरा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी की तारीख देगा और बताएगा कि अब ये जंग बंद होने वाली है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह ज़रूर कहा है कि चंद हफ्तों में, चंद दिनों में हम ये जंग खत्म कर देंगे, अब इसमें कुछ बाकी नहीं है। अच्छा, एक दावा यह किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप शायद नेटो से निकलने का ऐलान कर देगा, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कही। सिर्फ अपनी फतह का ऐलान किया और ये नहीं बताया कि अब बनेगा क्या, आगे क्या चलेगा। भारत, ये डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत थी। एक और डेवलपमेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखें। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा ना कि, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था पब्लिकली, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी सदर ने जंगबंदी की दरख्वास्त की है, और यह कहते हुए उन्होंने दावा किया कि ईरान में जो नया रजीम है उसके सदर ने। तो मेरी और आप सबकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो जो इस वक्त ईरानी सदर हैं ये तो पुराने रजीम में भी थे। आयतुल्लाह अली खामनाई जब सुप्रीम लीडर थे ईरान के, तब भी यही सदर थे ईरान के। और आज जब मुश्तबा खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके बेटे तो यही सदर हैं ईरान के। तो ये तो रजीम तब्दील नहीं हुआ, ये तो वही आदमी है। अब्बास अरागची जो है वज़ीर ख़ारजा, वो भी वही हैं। हाँ, उनके कुछ लोग शहीद हो गए हैं और बाकी लोग जो मौजूद हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अहम लोग उनके शहीद किए गए हैं, सुप्रीम लीडर समेत। ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ट्रंप ने कहा कि जी ईरानी सदर ने जंगबंदी की दरख्वास्त की है, जबकि ईरानी सदर ने इसके बाद अमरीकी अवाम को एक ख़त लिख डाला, क्योंकि ईरान को एक बात समझ आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप बाहर से दबाव में नहीं आ रहा। ना वो अक़वाम मुत्तहिदा की बात मानता है, ना वो दूसरे ममालिक की बात मानता है, ना वो नेटो के दबाव में आ रहा है, ना वो यूरोपीय यूनियन का दबाव ले रहा है, ना वो चाइना और रशिया का दबाव ले रहा है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ फिक्र इस बात की है कि अमेरिका के अंदर उसके साथ और उसकी फैमिली के साथ क्या होने वाला है। तो इसलिए शायद ईरानियों की अब तवज्जो का मरकज़ अमरीकी अवाम भी है, और वो अक्सर अमरीकी अवाम के लिए पैगाम जारी करते भी रहते हैं। तो ईरानी सदर ने अमरीकी अवाम के नाम ख़त लिखा और इस खत के अंदर किसी किस्म की जंगबंदी का तज़किरा नहीं किया।
एक ऐसा सदर जो जंगबंदी की दरखास्त कर रहा है, वो अमरीकी सदर के मुताबिक वो दरखास्त कर रहा है, लेकिन जब वो अमरीकी अवाम को खत लिखता है तो उसमें जंगबंदी का तस्करा ही नहीं होता। उसने लिखा, ईरानी सदर ने, कि ईरान ने कभी जंग का आगाज़ नहीं किया, इसके बावजूद कि हमारे मुल्क ने कब्जे और हमलों का सामना किया, फिर भी हमने जंग का आगाज़ नहीं किया। ईरानी अवाम की यूरोप, अमेरिका और हमसाया ममालिक के अवाम से किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है। अब मुहादरा करनी है या ताल्लुकात बेहतर करने हैं, इनमें से जो भी चीज़ मुंतखब की जाएगी, यानी जो भी रास्ता आप चुनेंगे, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का तायुन वही रास्ता करेगा। ये ईरानी सदर ने बताया कि लड़ना है या ताल्लुकात बनाने हैं, ये फैसला आप करेंगे, लेकिन इसकी बुनियाद पे हमारी नस्लों का फैसला हो जाएगा कि नस्लों का मुस्तकबिल कैसा होगा। और ये भी कहा कि हमने तो जंग शुरू नहीं की। अच्छा, एक और स्टेटमेंट भी दिया ईरानी सदर ने और ईरानी गवर्नमेंट ने। वो बार बार एक और बात कहते हैं कि जनाब, ये जब जंग खत्म होगी तो हमारी शराइत पे खत्म होगी, अमेरिका की शराइत पे खत्म नहीं होगी। ईरानी वजीर खारजा ने जो एक स्टेटमेंट दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। उन्होंने कहा कि हम जंगबंदी नहीं चाहते, बल्कि हम जंग लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ईरानी कौम अमेरिका को एक तारीखी सबक सिखाना चाहती है। अगर ये जंग बंद हुई तो ये अमेरिका के लिए एक फेस सेविंग होगी, लिहाजा हम इसको किसी मनतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ईरान तो जंगबंदी चाहता ही नहीं है। इसका मतलब है ईरान के पास हथियार बाकी हैं। इसका मतलब है ईरान की चेन ऑफ कमांड पूरी तरह काम कर रही है। इसका मतलब है ईरान की आवाम ईरानी हुकूमत के साथ खड़ी है फिलहाल। तो ऐसी सूरत हाल में फिर ईरान जंगबंदी की तरफ नहीं जाएगा। जंगबंदी की तरफ वो तभी जाएगा जब वो जंग हार रहा होगा। उसे लगता है कि वो जंग जीत रहा है और ये परसेप्शन भी बन रही है पूरी दुनिया में। फिर वजीर खारजा इराक़ची ने यह भी कहा कि यह जंग अमेरिका की शिकस्त पर ख़त्म होगी, जिल्लत उनका मुकद्दर बनेगी, और हम इनको एक तारीखी सबक देना चाहते हैं। उनका गरूर और तकब्बुर का नशा हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं। अब इसमें जो है वो ईरान ने अमेरिकी सदर की जंगबंदी की दरखास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। ईरान ने सीज फायर के लिए किसी को दरखास्त नहीं दी है। ईरान से मनसूब 5 नकाती मनसूबा क्या असर आई है। अब ये वो 5 निकात हैं जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से बाद वक़्त सामने आए थे सोर्सेज से कि ईरान ये 5 चीज़ें मांग रहा है। देखिए, ये ऑब्वियस है कि ईरान ने वो 5 चीज़ें बार बार तस्करा करके मांगी है। उनके सहाफ़ियों ने, उनके लोगों ने बार बार ये चीज़ें दोहराई भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात के अंदर ये चीज़ों को सामने नहीं रखा, ये हमारे मुतालबात उसूली हैं, यानी इस तरह वो बात कर रहे हैं। नुकसानात के अजाले तक जंग जारी रहेगी, जारह को सज़ा देते रहेंगे। अच्छा, अब ये जो खबरें हैं ना, इनके साथ आप अगर एक और खबर को मिलाकर देखें तो आपको समझ आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप का अचानक प्लान चेंज तो नहीं हो गया कहीं, जो वो खिताब करने जा रहा था। सवाल पैदा होता है ना। ये एक खबर आई है और ये पाकिस्तान समेत दुनिया के और मीडिया के अंदर भी छपी है। ईरान ने एक दावा किया है कि यूएई के अंदर, मुत्तहिदा अरब अमारात में, अमरीकी फ़ौजियों की कोई खुफिया मीटिंग हो रही थी, और ये किसी फ़ौजी मुकाम पे नहीं हो रही थी, बल्कि इन्होंने अलग से कोई प्राइवेट जगह रखी हुई थी जहाँ पे ये खुफिया मीटिंग कर रहे थे। उसकी इत्तला मिल गई मकामी सोर्सेज से ईरान को। अब देखें, ये तो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम तो रशिया और चाइना भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं। बहरहाल ईरान को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई और ईरान ने वहाँ पे जो हमला किया है उसके नतीजे में ईरान ने यह दावा किया कि 37 अमरीकी फ़ौजियों को मार दिया। और इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि सऊदी अरब के अंदर जहाँ पे अमरीकी एयरफोर्स के लोग या अमले के लोग या पायलट्स वो जहाँ रहते थे, 200 के करीब उनकी तादाद है, वहाँ पे भी ईरान ने एक बड़ा हमला किया। ये भी उन्होंने दावा किया था। अब अगर अमरीकी फ़ौजियों की लाशें वहाँ मौजूद हैं तो ऐसे मौके पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए जंग से निकलना, मौत को दावत देना, उनकी सियासी मौत हो जाएगी कि अगर वो ये कहते हैं जंगबंदी हो गई तो ये फ़ौजियों को किस खाते में डालेंगे अगर तो वाकई ये मार दिए गए हैं। तो हम कुछ कंफर्म कह नहीं सकते, क्योंकि जंग के अंदर प्रोपेगेंडा ही चलता है, चाहे इधर से चले चाहे उधर से चले। दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, हकायक बाद औक़ात उससे मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ईरान की बहुत सारी बातें सच भी साबित हुई हैं। अमेरिका और इसराइल की बातें भी बहुत सारी सच साबित हुई हैं। जब आयतुल्लाह अली खामनई को शहीद कर दिया गया था तो ईरान शुरू में नहीं मान रहा था, लेकिन इसराइल ने दावा किया, वो दुरुस्त साबित हुआ। कुछ और लोगों के बारे में, जब अली लारिजानी को शहीद किया गया तब भी ये नहीं माना जा रहा था, लेकिन बाद में तस्लीम किया गया। इसी तरह ईरान ने बहुत सारे ऐसे अटैक किए हैं जिनको पहले अमेरिका और इसराइल नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में उनको मानना पड़ गया कि वाकई ये वो कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया भी है। तो इसी तरह अब ये अगर 37 अमरीकी फ़ौजी और मारे गए हैं तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है। तो डोनाल्ड ट्रंप फिर इस तरह जंग को खाली छोड़ नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप के हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने अपने इत्तेहादियों को बार बार बुलाया, इत्तेहादी आ ही नहीं रहे, बात ही नहीं सुन रहे। तो मैक्रोन जैसे आदमी को, जिससे डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे ताल्लुकात हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बारे में पब्लिकली कहना शुरू कर दिया कि उसकी अहलिया उससे बहुत बुरा सलूक करती है, मारती है, वो अभी भी अपने जबड़े की तकलीफ में है और उसका मुंह रिकवरी के मराहिल में है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है पब्लिक के अंदर, लोग हंस रहे हैं। तो ट्रंप अब ट्रोलिंग कर रहा है उन लोगों की। मोहम्मद बिन सलमान की ट्रोलिंग की चंद दिन पहले, बड़े घटिया अल्फाज मोहम्मद बिन सलमान के बारे में इस्तेमाल किए।
अभी तक सऊदी अरब की जानिब से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन बहरहाल मैक्रोन ने क्योंकि इनकार कर दिया कि जहाज़ मैं नहीं भेज सकता, जंग के अंदर, जंग के बाद भेजूंगा। तो ये जब एक और चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ, बरतानिया में ना एक मीटिंग हो रही है, ये एक बहुत बड़ी मीटिंग है, इसके अंदर लगभग 34 ममालिक शामिल हैं। इन 34 ममालिक में जो अहम तरीन ममालिक हैं, मैं उनके नाम भी आपको बता देता हूँ, ये कौन से मुल्क हैं जो इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। ये आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए बरतानिया में मीटिंग हो रही है। जो अहम ममालिक हैं उनमें खुद बरतानिया है, इसमें एक यूएई है और बहरीन है। ये 2 ममालिक गल्फ से गए हैं, सऊदी अरब नहीं है, बाकी ममालिक नहीं है इसमें, उर्दन भी नहीं है, ओमान भी नहीं है, कतर भी नहीं है। हालांकि ये ममालिक बातचीत में किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन ये ममालिक नहीं, सिर्फ यूएई है और बहरीन है। न्यूजीलैंड, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया मेज़बानी कर, ये ममालिक और 34 ममालिक हैं टोटल, जिनमें ज़्यादातर यूरोपीय हैं। ये आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए एक मीटिंग कर रहे हैं ताकि कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन देखिए, जिन ममालिक में ये लड़ाई हो रही है उनमें से कोई भी इसमें नहीं है, ना इसराइल है, ना अमेरिका है, ना ईरान है, वो अभी इसके अंदर मुज़ाकरात के अंदर शामिल नहीं है। चाइना भी नहीं है, बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। रशिया भी नहीं है इन मुज़ाकरात के अंदर, इन बातचीत के अंदर, ये जो हो रही है, इनको होस्ट कर रहा है बरतानिया। सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, कतर, ओमान, भारत, कोई भी इसके अंदर शामिल नहीं है। लेकिन यहाँ से आगे अगर ये मामला चलता है, दीगर स्टेक होल्डर्स भी आते हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि फ्यूचर के अंदर ये एक बड़ा इत्तेहाद ईरान के साथ कोई ऐसी डील बना ले जिसके नतीजे में आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए। चाहे ईरान एक नई सेटलमेंट कर ले, चाहे ईरान वहाँ से पैसे कमाना शुरू कर दे, या कोई और सेटलमेंट कर ले, या कोई गारंटी मांग ले, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए, क्योंकि उसके खुलने से दुनिया के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आएंगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने IMF को कह दिया है, जनाब हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, वादा किया उनके साथ। अब इस तरह की खबरें दी जा रही है कि पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ने लगी, एक जंप आने वाला है बहुत बड़ा। तो लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार कैसे किया जाता है? जो मौजूदा टाउट रिजीम है, ये करता क्या है? टाउट्स सबसे पहले आते हैं मंजर आम पे और वो आके ये खबर देते हैं, जनाब ओगरा ने कह दिया जी इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ा दो। वो जानबूझ के ना उसको 4-4, 5-5 गुना ज़्यादा बढ़ा के बताते हैं ताकि लोग बहुत बुरी तरह डर जाएं, सहम जाएं। और उसके बाद हुकूमत आती है, जनाब हमें तो कहा गया था कि 400 रुपये कीमत बढ़ा दो, लेकिन हम जो है वो 50 रुपये बढ़ा रहे हैं, हमने कौम के ऊपर बड़ा अजीम एहसान कर दिया है। ये इनका तरीका वारदात है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कि मैं तो तुम्हें गोली मारने वाला था, तो मुझे मशवरा तो ये दिया गया था कि तुम्हें गोली मार दी जाए, लेकिन मैंने डंडा मारने का फैसला किया है। लेकिन पर मार ही रही है, आम आदमी को मार ही पड़ रही है। जो असल बात है वो ये है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के खिताब से कुछ निकला नहीं, लेकिन 2 मजीद अरब ममालिक ने अब ये फैसला कर दिया और इससे आगाह भी कर दिया है कि वो किसी के खिलाफ किसी भी जंग में हिस्सा लेने नहीं जा रहे। और कैटेगोरिकली 2 ममालिक ने कह दिया। पहले कतर ने यह बात की थी, ओमान उससे पहले कह चुका था, और अब ये बात बहरीन की जानिब से भी की गई है। यूएई एक ऐसा मुल्क है जो आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए एक आलमी इत्तेहाद बनाना चाहता है जिसमें वो खुद भी शामिल हो, यानी वो बराह रास्त अरब ममालिक में से एक ऐसा मुल्क होगा जो ईरान के साथ जंग में भी जा सकता है। लेकिन सऊदी अरब ने अभी तक इसके बारे में कोई बात नहीं की, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो भी होगी वो सऊदी अरब की जानिब से होगी। नाज़रीन, एक और खबर देखिए, कुछ सहाफ़ी ये समझते हैं कि जो प्रेस रिलीज़ है वही असल खबर है, या जो गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट जारी कर दिया या एलामिया जारी कर दिया वही असल खबर है। होता यह है कि असल खबर बाद वक़्त कोई और निकलती है। मैंने ऐसे ही एक खबर दी थी, उसकी तस्दीक भी हो रही है कि चाइना मुज़ाकरात करवा रहा है पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के कि जंग बंद हो जाए, यहाँ पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये अगर आप अफ़गानिस्तान का मैप देखें, इसके अंदर ये काबुल है। अफ़गानिस्तान के नीचे की तरफ आप देखेंगे ना तो आपको नज़र आएगा ईरान, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ ईरान है। ये बगराम एयरबेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका इसे हासिल करना चाहता है क्योंकि इस एयरबेस तक जितना सामान अमेरिका ले जाना चाहे वो सप्लाई पाकिस्तान के रास्ते से हो सकती है। माजी में भी होती रही है, अभी भी हो सकती है। तो अमेरिका को ये बड़ी सूट करती है कि अगर अमेरिका ने इस खित्ते में अगर अपनी अमलदारी जारी रखनी है और इस खित्ते के अंदर अमेरिका ने इन्फ्लुएंस अपना बरकरार रखना है, चाइना और रशिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने हैं, तो उसको यहाँ पे बैठना पड़ेगा आकर। एक नई सर्द जंग शुरू होने वाली है इस खित्ते में। अमेरिका को बगराम एयरबेस चाहिए और इसके लिए पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से मांगी थी और यह कहा था कि अगर तुमने बगराम एयरबेस ना दी हमें तो फिर तुम्हें नताइज भुगतने होंगे और बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर फिजाई हमले शुरू कर दिए। चाइना इससे बिल्कुल खुश नहीं है। चाइना ये जानता है कि अमेरिका अफगानिस्तान में आकर बैठेगा तो अब वो कोई जंग नहीं लड़ने जा रहा अफगान तालिबान के साथ। वो जब भी यहां पे आकर बैठेगा चाइना के और रशिया के मफादात के खिलाफ आकर बैठेगा। जब वो आएगा तो बहुत सारे गैजेट्स लेकर आएगा, जब वो आएगा तो बहुत बड़ा जासूसी का नेटवर्क लेकर आएगा, जब वो आएगा तो सी पैक के खिलाफ पूरा मंसूबा लेकर आएगा, जब वो आएगा तो चाइना और रशिया के रास्ते में रोड़े भी अटकाएगा और इस रीजन को डिस्टेबलाइज करेगा। क्योंकि अगर ये स्टेबल हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो ये वो जगह लेंगे दुनिया में जो अमेरिका के पास है। तो इनको रोकना भी होगा ना अमेरिका को। देखिए बाद वक़्त आप अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब आप अच्छा नहीं खेल रहे होते तो आप कोशिश करते हैं कि दूसरा भी अच्छा ना खेले या उसका खेल खराब कर दिया जाए कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। इससे भी आप अपनी पोजीशन बचाते हैं और यही काम अमेरिका करने जा रहा है। तो अमेरिका को पाकिस्तान की मदद चाहिए
अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयरबेस लेने के लिए। अब पाकिस्तान लगातार जो कर रहा है, चाइना इससे खुश नहीं है। और चाइना अब से नहीं, चाइना बड़े लंबे अरसे से खुश नहीं है, क्योंकि जनरल बाजवा ने अमेरिकन को यह कहा था जब वो आर्मी चीफ थे कि देखें आप हमें ऐसे लोगों की तरफ क्यों धकेलते हैं, हम जिनकी तरह कपड़े नहीं पहनते, हम जिनकी जुबान नहीं जानते, हमारे बच्चे वहां पे उन मुल्कों में जाते नहीं हैं, हमारी फैमिलियां वहां घूमने नहीं जाती, हमारे बच्चे वहां पढ़ने नहीं जाते, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आपके मुल्कों में आते हैं, हमारी फैमिली घूमने के लिए आपके मुल्कों में आती हैं, हम आपकी जुबान भी जानते हैं, आपकी तरह कपड़े भी पहनते हैं, तो आप हमें अजनबी लोगों की तरफ क्यों धकेल रहे हैं। इस चाइना का इशारा करते हुए जनरल बाजवा ने ये जुमले बोले थे अमेरिकन के साथ। और ये बात जनरल बाजवा ने बाकायदा एक मीटिंग में सहाफियों को बताई थी। लकीली मैं भी वहां पे मौजूद था। जनरल बाजवा बड़ी फूंफा करके ये बात बता रहे थे, बड़े तकब्बुर के साथ ये बात बता रहे थे, मैंने तो अमेरिकन को ये कहा है। लेकिन ये बात चाइनीज तक भी गई ना, तो चाइनीज काफी नाराज हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कि लगातार पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका को प्रेफर कर रही है और चाइना के रास्ते में रोड़े अटकाने वाली पॉलिसी का हिस्सा बन रही है। तो ये जो अभी सागडार साहब गए हैं, इसमें एक बॉडी लैंग्वेज भी आप देख लें एक वीडियो में, जहां पे चीन और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आमने सामने खड़े हैं। ये अगर आप वीडियो गौर से देखें और इसकी बॉडी लैंग्वेज को आप समझें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सागडार साहब जान छुड़ा रहे हैं कि मैं गले मिल लूं किसी तरह, कोई वीडियो अच्छी बन जाए, और वो तब के फौरन उनको जो है वो अगली बात करते हैं। तो उनका जो बोलने का अंदाज और उनका जो रवैया है, उससे नजर आ रहा है कि कोई इतनी कोई प्लेजेंट मीटिंग नहीं है। और चाइना देखें फेस सेविंग देता है हमेशा अपने दोस्तों को। चाइना पब्लिकली वो बात उस तरह से नहीं करता जब तक कि उनकी बस ना हो जाए। वैसे भी पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने 50-60 अरब डॉलर लगाए हुए हैं, तो वो अपना पैसा ऐसे ज़ाया तो नहीं करेंगे। पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुक रखना चाहते हैं। चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है। ये अभी जो मई में लड़ाई हुई, इसमें चाइना ने पाकिस्तान को मदद किया था। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी बतौर पाकिस्तानी कि चाइना खुश नहीं है। और मुझे 2 डिफरेंट सोर्सेज से मैंने इसको कंफर्म किया। अभी कुछ और सहाफ़ी उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने भी कंफर्म किया, जो फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, कि चाइनीज सख्त नाराज हैं और उन्होंने पाकिस्तान को मना किया है कि आप अफगानिस्तान से जंग में जाने की बजाय, दहशतगर्दी का मसला बड़ा जेन्युइन मसला है, उसको हल होना चाहिए, लेकिन आप मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। और वैसे भी अफगानियों ने बहुत सारी ब्रीफिंग चाइना को भी दी है, पाकिस्तान के साथ बातचीत की कोशिश उन्होंने भी की, पाकिस्तान ने भी कोशिश की। देखें, एंड ऑफ द डे आपको टेबल पे बैठना ही पड़ता है। आप जितनी मर्जी जंग लड़ ले, आपको एक दिन टेबल पे बैठना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में ना एक बदकिस्मती और है, हमारे यहाँ पे 2 तरह के इंतहा पसंद लोग हैं। ईरान सोने का भी बनकर आ जाए ना, तो हमारे सुन्नी लोगों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत इंतहा पसंद है और वो शदीद नफरत करते हैं ईरान से। वो कुछ भी हो जाए वो कहते हैं नहीं जी नहीं, इसराइल से भी लड़ेगा तो ईरान ही गलत है ऐसे लोग। इसी तरह हमारे दूसरी तरफ जो शिया तबका है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे इंतहा पसंद लोग हैं जो ये समझते हैं कि जनाब जो मर्जी हो जाए, अफगानिस्तान सऊदी अरब किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, इंतहाई काबिल नफरत गलत लोग हैं। देखिए, ये जो लोग नफरत, आपका जो अकीदा है ना वो आपका अपना अकीदा है, आप शिया है सुन्नी है, आपका अकीदा आपको मुबारक। लेकिन ये जो लोग नफरत फैलाते हैं ना, ये थोड़े लोग हैं और बड़ी शदीद नफरत फैलाते हैं। इन लोगों से आप गुरेज करें और इनको बेनकाब करें, इनसे अपने आप को दूर रखें। मैंने शिया सुन्नी शानदार इत्तेहाद देखा गुज़िश्ता 1-1.25 महीने में, कमाल किस्म का, और मैं चाहता हूं ये हमेशा मौजूद रहे। जब भी किसी मुसलमान के ऊपर कोई आफत आए तो सारे इकट्ठे होकर मदद करें इंसानियत की खातिर। तो ये सबसे अच्छी चीज़ हो जाएगी, सबसे बेहतर चीज़ हो जाएगी। मेरा ये मशवरा है पाकिस्तानियों को। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, हमारे मीडिया के अंदर भी हैं कि जनाब वो शिया सुन्नी तफरीक पैदा करते हैं कि जनाब ये वो कहते हैं वो अफगानी बहुत बुरे हैं, वो कहते हैं ईरानी बहुत बुरे हैं। तो नहीं, ऐसा ना करें, ये ज़्यादती, अपना अकीदा अपने तक रखें और नफरत फैलाने से गुरेज करें। तो नादरीन, चाइना को ये लगता है और ये बात रिपोर्ट भी होती है कि जब से अमेरिका ने बगराम एयरबेस मांगी है, तब से पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर हमलों पे हमले कर रहा है और ऐसी ग्राउंड तैयार की जा रही है कि अमेरिका को इस खित्ते में घुसने का मौका मिल जाए। अब अगर ये मौका मिलेगा तो पाकिस्तान के बगैर तो मिल नहीं सकता, और ये चाइना के मफाद के खिलाफ है। तो इसीलिए जो है वो चाइना का एक रिएक्शन है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे शायद पाकिस्तान की पॉलिसी बेहतर हो जाए इसमें। लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखें पाकिस्तान के ऊपर अमरीकी दबाव से बड़ा दबाव कोई भी नहीं होता। बेशक हमने चाइना के बहुत पैसे देने हैं, लेकिन IMF के उससे भी ज़्यादा पैसे देने हैं, तो अमरीकी दबाव भी अपना काम करता है। आलमी लेन देन में जो चाइनीज़ युआन है उसके जरिए से रोज़ाना जो तजारत होती थी वो 600 से 750 अरब युआन की तजारत होती थी, ये ट्रेड होती थी दुनिया में। मगर मार्च के मिड से लेके अब तक ये हैरत अंगेज़ तौर पे बढ़ गई है और लगातार बढ़ रही है, और अब 940 अरब युआन तक पहुंच गई है रोज़ाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईरान के साथ अमेरिका की जंग ने डॉलर की जगह पे युआन को कुछ फ़ायदा दिया है, और अगर ये सिलसिला यूं ही चलता है तो कल को यूरो भी आएगा, कल को पाउंड भी आएगा, कल को ये चाइनीज़ युआन जो है ये और ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा। तो पेट्रो डॉलर अगर कमज़ोर होता है तो अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रही हैं, और अमेरिका के अंदर जो परसेप्शन बढ़ रही है वो बड़ी खौफनाक है। वॉशिंगटन पोस्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के 100 दिन के अंदर 492 झूठ पकड़े हैं। इस पे बात करेंगे बाद में। अब तक इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।